वो झिझकते हुए पाज़ल का दिया नाइट ड्रेस पहनकर रूम में आई थी। पाज़ल ने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए एक नज़र उठाकर इसे देखा और फिर वो देखता ही रह गया। सुनहरे बदन पर सुर्ख रंग की नाइटी गजब ढा रही थी। परिवेश पाज़ल को यूं मबहूत होकर अपनी तरफ देखता पाकर शर्म से लाल हो गई थी। वो वेस्टर्न तर्ज की एक बारीक नाइटी थी जिससे परिवेश का खूबसूरत बदन यूं झांक रहा था जैसे चांद बादलों में से गुजर रहा हो। बादल को इसे देखकर यूं लग रहा था जैसे वो ख्वाब देख रहा हो। वो सीधा होकर बैठ चुका था और पूरे हमाक से वो खूबसूरत मंजर देख रहा था जो परिवेश छुपाने की कोशिश में हलकान हो रही थी, मगर वो नाइटी ऐसी थी कि परी लाख कोशिश भी करती तो वो नहीं छुपा सकती थी। बादल इसे देखते हुए खोता जा रहा था। एक जुनून की लहर थी जो इसके बदन में सरायत करने लगी थी। परिवेश ने तेज़ी से ब्लैंकेट में घुसने की कोशिश की थी जिसे बादल ने पकड़कर नाकाम कर दिया था। बादल के लिए वो खूबसूरत मंजर था राका पोशी को देखने से भी ज़्यादा। क्या तुम यूं ही कुछ देर मेरे सामने नहीं बैठ सकती? वो सरगोशी में बोला था। नहीं, मुझे ब्लैंकेट के अंदर जाना है। बादल ने हाथ बढ़ाकर इसके शफाफ लबों पर शफाफ गालों को छुआ था जो बर्फ़ की तरह नर्म थे। तुम जानती हो मैंने तुमसे शादी क्यों की? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें किसी ऐसे की ज़रूरत है जो तुम्हारी जंग लड़ सके। मगर इस फैसले ने मेरे अंदर एक ऐसी जंग छेड़ दी है जो मैं रोज़ कभी जीत जाता हूँ तो कभी हार जाता। वो सड़क कर इसके धड़कते बदन के करीब आया था। कमरे में आतिशदान में लकड़ियाँ जल रही थीं, मगर बादल को अपने अंदर एक ऐसी आग जलती हुई महसूस हुई जो परिवेश की कुर्बत से शायद बुझती। ऐसा कुछ नहीं है, वो ब्लैंकेट छुड़वाते हुए बोली थी। ऐसा ही है। हम किसी ऐसे इंसान से नहीं भाग सकते जो हमारे अंदर एकदम सांस लेने लगा हो। मैं चाहता हूँ तुम बदलो। ऐसा नहीं है कि मैं फ़कत तुम्हारी हवस में मुब्तला हूँ। मुझे ख्याल आता है कि हम दोनों एक जैसे अगर नहीं भी हैं तो क्या हुआ, हम कोशिश कर सकते हैं एक जैसा होने की। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, वो सर झुकाए बोली थी। मैं तुम्हें बदलना इसलिए नहीं चाहता कि तुम जैसी हो वैसी अच्छी नहीं लगती हो। मैं इसलिए बदलना चाहता हूँ ताकि तुम ज़िंदगी को मुख्तलिफ निगाह से देख कर जियो। परिवेश ने निगाहें उठाकर इसे देखा था। वो ख़तरनाक हद तक खूबसूरत था। परिवेश को अंदाज़ा था कि वो इस खौफ में मुब्तला है कि कहीं इसे बादल से मोहब्बत न हो जाए। इसने जिस चीज़ से मोहब्बत की हमेशा छीन ली गई थी। बादल ने शायद डर इसकी आंखों में पड़ा था, तभी बोला, तुम्हें अगर डर है कि मैं बदल सकता या वक्त गुजारी कर रहा हूँ तो बोल सकती। हम अपने दिल की उलझनें मिलकर सुलझा सकते हैं। परिवेश ने गहरा सांस लिया था। नफ्सियाती डर इतनी आसानी से नहीं जाते। हर इंसान का कोई फोबिया होता है। कोई बुलंदी से डरता है, कोई पानी से। परिवेश मोहब्बत से डरती थी और बादल को इसलिए नहीं देखना चाहती थी कि इसे बादल से मोहब्बत ना हो जाए, और वो बादल इसे इसलिए देख रहा था शायद इसे मोहब्बत हो गई थी। वो दोनों अपनी अपनी जगह एक ऐसी जंग लड़ रहे थे जिसमें कोई एक भी हारता तो शिकस्त दोनों की होती। बादल ने इसे अपने करीब किया हुआ था। परी अपनी सोचों में इतनी गुम थी कि इसे पता नहीं चला। बादल परिवेश के बदन से उठती खुशबू को महसूस करते हुए अपना ज़बत आजमा रहा था, वरना इसकी चाह थी कि परी की खुशबू को अपनी सांसों में बसा ले। कमरे से बाहर तारीकी फैल रही थी और कमरे के अंदर ज़रा ज़रा सी कुर्बत। शायद इनकी कहानी अभी शुरू हो रही थी, कौन जाने। वो इसे नज़रें मिलाकर बात नहीं कर पा रही थी और वो जिससे वो बज़ाहिर बेपरवाह नज़र आने की कोशिश करती थी, मगर हकीकत में वो जानती थी उस शख्स से इसे मोहब्बत हो गई थी। जब वो सामने होता था तो वो इसकी नज़रें इसके चेहरे को ढूंढती थीं, और जब वो सामने आता था तो वो इसकी निगाहों से दूर भागना चाहती थी। वो जानती थी कि वो इसे एक 20 साल की कम अक्ल लड़की की तरह ट्रीट करता,
वो इसकी छोटी छोटी ज़िद्दें खामोशी से पूरी करता है। पूरे ख़ानदान में जिसकी ईगो के चर्चे थे वो इसकी बातें सुन लेता था, और वो इसके लिए इस हद तक चला गया था कि इससे शादी कर चुका था। वो जानती थी इसकी अनायतों की वजह की मोहब्बत नहीं थी, और इसी वजह से वो बादल से दूर रहती थी। वो ये भी जानती थी कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ना कर सकता है। वो देवमालाई शहज़ादों की तरह वजी शक्ल था और वो कनीज़ों जैसी आम सूरत। भला वो इससे मोहब्बत कर सकता है तो शायद इसकी हवस रखता, तभी वो इसके पास आना चाहता था। वो सारे तकलीफ़ें सच जानती थी, मगर फिर भी जब वो इसके सामने आता था इसका दिल बेख्तियार होकर चलाने लगता था कि वो इसकी मोहब्बत में औंधे मुँह गिर चुकी थी। वो कब इसकी नसों में खून के साथ साथ शामिल होकर गर्दिश करने लगा था, इसे पता ही नहीं चला था। मगर वो बादल के सामने ऐसा कुछ भी ज़ाहिर नहीं कर पाती थी। वो अपनी इन्हीं सोचों में थी जब वो आया। क्या हुआ? वो दरवाजे में खड़ा इससे पूछ रहा था, क्या किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी? इतने दिन गुज़र गए, तुमने मुझे किसी चीज़ का नहीं बोला। अपने लिए इसकी तशवीश इसे पहली बार अच्छी नहीं लगी थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए है, और अब मैं हर चीज़ के लिए आपको तंग करने से रही। मैं ठीक हूँ। इसके अंदाज से वो चौंका था। तुम्हें क्या हुआ है लड़की? इसने निगाहें उठाकर इसे देखा। मुझे तुम हो गए हो, वो कहना चाहती थी। मुझे तुम चाहिए हो, मगर किसी चीज़ की नहीं, बस तुम्हारी ज़रूरत है। इसे एहसास नहीं हुआ कि कब इसकी आंखों के गोशे नम हुए थे, और वो इसकी आंखों की नमी देखकर एक लम्हे को हैरान हुआ था, और फिर लपक कर इसके पास आया था। ओ लड़की, क्या हुआ तुम्हें? ये आंखों में आंसू? क्या तुम्हें किसी ने हर्ट किया है? वो बेचैन हुआ था। अपने लिए इसकी बेतहाशा फ़िक्र और परेशानी, हर ज़िद को पूरा करना, सब काम छोड़कर इसकी एक कॉल पर कहीं से भी आ जाना। वो इसका शोर था और वो इसकी बीवी, मगर वो चाहती थी कि वो इसकी महबूबा होती और वो इसका महबूब। वो अजीब उलझन में थी। देखो, मैं कभी बहक जाता हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं जानबूझकर तुम्हें हर्ट करने का सोच रहा होता हूँ। वो नरमी से कहता हुआ इसके पास बैठा। वो इसे देखने लगा था। वो मज़बूत था, खुद एतमाद था, बहादुर और जीदार और बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और वो एक डरी हुई कबूतरी। बस पता नहीं इसने क्या सोचकर मुझे अपनाया, हमदर्दी के लिए। वो कुछ नहीं बोली। इसे खामोश पाकर वो इसके पास हुआ था। सब ठीक हो जाएगा, वो इसके कंधों को थपक रहा था जैसे तसल्ली दे रहा हो, मगर परिवेश का दिल इन दिनों अजीब उलझनों में था। इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ के अपना आप भी नहीं। वो जानती थी कि इसे रूठना आदना था, और वो वाहिद इंसान था जिसे इसे मनाना आता था। आवाज़ में भीगते टेरेस पर खड़ी वो हमेशा की तरह सिर्फ इसके बारे में सोच रही थी। चाहते हुए ना चाहते हुए इसकी याद सांस की तरह थी। दानस्ता कभी वो याद नहीं आया, पता नहीं वो क्यों याद आता था। शायद कभी वो इसे भूली ही नहीं। बादल की गाड़ी की आवाज़ सुनकर वो चौंकी थी। वो आज ही यहाँ हनीमून से लौटे थे, मगर वो इसे ड्रॉप करके बाहर चला गया था। गाड़ी पोरेज में खड़ी करके वो अपने वेस्टकोट के बटन खोलता हुआ उतर रहा था। ब्लैक पैंट, कोट और सफ़ेद शर्ट। घड़ी को कलाई पर घुमाता बेनियाज, पता नहीं वो इतना बेनियाज कैसे हो पाता था। वो, या शायद वो देवता था और वो इसकी दासी बन चुकी। बेनियाजी और बेइंतहाई की इसकी सरशत में थी। वो इसकी निगाहों के सामने चलता हुआ गायब हो गया। इसने कॉफ़ी के मग को देखा। कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। ये कोई नई बात भी नहीं थी। इसे ठंडी कॉफ़ी पीने की आदत हो गई थी, और वो इस बात पर हंसता था अक्सर। वो कैसे बताती कि ये आदत भी इसे उसकी वजह से मिली थी। वो जानती थी वो फ्रेश होकर अगले 20 मिनट में खाने की मेज़ पर होगा। डिसिप्लिन इसे पसंद था।
घड़ी के साथ चलता था और इसे डिसिप्लिन जहर लगता था। वो कभी भी लगी बंधी रूटीन की ज़िंदगी गुजारने के लिए राज़ी नहीं हो पाई। इसे थ्रिलिंग और हर दमा ज़िंदगी इंजॉय करना पसंद था। खाना लग गया है, मुलाजमा ने आकर इसे इतला दी। भूख नहीं है मुझे। खादमा को इसने चलता कर दिया और ख़ुद इसका वेट करने लगी। इतने दिनों में वो इतना तो इसे जान गई थी कि वो इसका ख्याल रखता था और हमेशा की तरह वो सदा का बेनियाज शख्स इसे बुलाने आया था। क्या हुआ लड़की? शाल कंधों पर डाले वो इसके लिए आ गया था। मुझे भूख नहीं है। वो चुपचाप इसके साथ टेरेस पर खड़ा हो गया। कितना अजीब इंसान था वो, बिना कुछ कहे इसे सुन लेता था। देवता, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई, क्या कहा? कुछ नहीं। टेरेस की शाम कितनी खूबसूरत होती। फैसिनेटिंग। रेलिंग पर झुकते हुए वो बोला तो वो पलटकर इसे देखने लगा। शायद वो भी इसके लिए लम्हे भर के लिए फैसिनेट करती थी। चंद दिनों में वो बदला बदला सा बर्ताव कर रहा था। इससे ज़्यादा करीब भी नहीं आता। परिवेश को समझ नहीं आ रही थी कि वो इससे क्या चाहती है। पास आने पर वो बदक जाती थी और दूर जाने पर वो चिढ़ जाती थी। मैं शायद वापस चला जाऊं। पता नहीं वो बता रहा था या पूछ रहा था। वो कुछ नहीं बोली, बस इससे देखने लगी थी। क्या तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा? वो इसे देख रहा था। फ़र्क तो पड़ता था, मगर बहुत ज़्यादा। मगर इसे समझ नहीं आई थी कि क्या कहे। वो मोहब्बत और हमदर्दी के दरमियान थी, या शायद परिवेश को ऐसा लगता था कि वो मोहब्बत नहीं करता था, बस हमदर्दी और तरस खाता था इस पर। वो खामोशी से अब दूर कहीं देख रहा था। टेरेस पर शाम उतर रही थी और ऐसी ही शाम शायद दोनों की ज़िंदगियों में उतरने लगी थी। खामोशी से, आहिस्ता आहिस्ता से। उदासी की कोई तो आखिरी हद हो कि जिसके बाद मुमकिन ना रहे कुछ और गम सहना, या फिर यूं हो कि गम सहने की आदत इस तरह कुछ हो कि सह कर भी न जंबिश आबरू में और न माथे पे बल आए। शिकस्ता टूटे असाब पर तारी थकन न हो, लबों से बेइरादा आह न निकले न दिल डूबे। कभी हल्की नमी रुखसार पर आँखों से ना उतरे। लबों को सी लिया जाए, नमी को पी लिया जाए। चुभन में और थकन में खामोशी से जी लिया जाए। उदासी की कोई तो आखिरी हद हो। मोहब्बत पर इंसान का इख्तियार नहीं होता। बाज़ल ने कभी सोचा नहीं था कि इसे मोहब्बत हो जाएगी, वो भी इस लड़की से जिससे इसकी न चाहते हुए शादी हुई थी और जिससे बचपन जवानी तक एक रस्मी सा ताल्लुक़ था। वो घर में होती तो थी, मगर ना होने के बराबर। वो रात ही वापस आए थे। परिवेश थकी हुई थी, सो बाज़ल ने इसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। नाश्ते की मेज़ पर दादो और तैयबा बेगम ही थे। तुम्हारी बीवी किधर है? तैयबा बेगम ने तंज़िया पूछा था। सो रही है वो। कल सारा दिन सफ़र किया हमने, तो इस वजह से थक गई थी। मैंने कहा आराम कर ले। ऐसी भी क्या थकन थी? कौन सा शहज़ादियों जैसी ज़िंदगी गुजारी है जो थक गई इतने से सफ़र से? पहले अगर शहज़ादियों जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारी तो क्या हुआ, अब इसे शहज़ादियों जैसी ज़िंदगी दे दूँगा मैं। वो इस घर की बहू है, अब हम अपने शयान शाही से बर्ताव करेंगे। ओना बहू, तैयबा बेगम हनकारा भर कर ही रह गई थी। वाह मेरे बेटे, तूने तो सिकंदर की याद दिला दी। वो भी ऐसा ही था, जिसे अपना लेता था, इसे कभी मायूस नहीं करता था। दादो, जो इतनी देर से खामोश थी, खुशी से झूम उठी थी। खैर, गज़नफ़र के बेटे की मंगनी है और अहमद और इसकी फैमिली भी आ रही है। मैं चाहती हूँ तुम इसे लेने जाओ। बाज़ल के हाथ रुके थे। मगर मैं क्यों जाऊँ? किसी भी ड्राइवर को भेज दें पिक करने। ये तुम अच्छे से जानते हो कि तुम क्यों जाओगे। देखिए अम्मी, जो आपने सोचा था तब मैंने हाँ कर ली थी, मगर तब हालात कुछ और थे। अब मैं शादीशुदा हूँ और
मैं कुछ नहीं जानती, तुम इन्हें लेने जाओगे और बात ख़त्म। तैयबा बेगम ने नाश्ते की मेज़ से उठते हुए बोली तो बाज़ल कुछ कहते कहते रुक गया। दादो, इनका मसला क्या है? मैं लेने जाऊं, साथ यकीनन तानिया भी होगी। कुछ नहीं मेरे बच्चे, कुछ वक्त लगेगा तुम्हारी माँ को, फिर वो हकीकत को कबूल कर लेगी। बाज़ल सर हिला कर रह गया था। अहमद अली बाज़ल का मामू थे। तैयबा बेगम बाज़ल का रिश्ता इनकी बेटी से कराना चाहती थी और बाज़ल ने एतराज़ भी नहीं किया था। तब बातचीत चल रही थी कि बीच में वो सब हो गया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। अब वो लोग आ रहे थे। गाड़ी शमाल की तरफ रवां दवां थी। वो महबूद से होते गुजरते हुए हसीन मनाजर को देख रही थी। बाज़ल गाए बगाए एक नज़र इस पर डालता और फिर सड़क पर नज़रें जमा लेता। वो आज सुबह ही निकले थे। रास्ते में नाश्ता करके वो अब फिर सफ़र पर गामज़न थे। रास्ते खूबसूरत थे और शायद हम सफ़र भी। सड़क नदी के किनारे किनारे भाग रही थी और कभी कभी कहीं से बर्फ़पोश पहाड़ इन्हें दिखाई देकर ओझल हो जाता था। तारीकी फैलने की करीब वो गेस्ट हाउस पहुंच चुके थे। वो सारा दिन सफ़र की वजह से थके हुए थे। सूरज के ग़रूब होते ही सर्दी की लहर में इजाफ़ा हुआ था। बाज़ल ने आतिशदान में खुश्क लकड़ियाँ जलाई थीं, जबकि परिवेश कपड़े बदलने गई थी। बाज़ल ने शीशे के बाहर देखा, जहाँ धुंध आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। बरकी रोशनी में धुंध का फैलाव वाज़ेह हो रहा था। परिवेश खामोशी से बाज़ल के पास आकर बैठ चुकी थी। इनके दरमियान लकड़ी जलने की, चटखने की आवाज़ें थीं। बाज़ल ने परिवेश को देखा था। आग की रोशनी में इसका चेहरा तमतमा रहा था। बाज़ल की नज़रें इसकी गर्दन से होते हुए इसके सीने पर आ रुकीं, गले से झांकती हुई सीने की लकीर। बाज़ल ने गहरा सांस लिया। बाज़ल को काफ़ी की तलब होने लगी थी। सो बाहर गाड़ी से काफ़ी का सामान उठा लाया था। ये किस कदर खूबसूरत है, काफ़ी बनाकर इसे देते हुए परिवेश ने शीशे से बाहर देखते हुए कहा, जहाँ धुंध में लाइटें दिया बनकर टमटमा रही थीं। हाँ, सो तो है, काफ़ी का सिप लेते हुए बाज़ल ने कहा। एक लम्हा जिसमें सुकून हो किस कदर खूबसूरत होता है। लकड़ी चटखने की आवाज़ें, धुंध फैलती हुई, सर्दी का अजीब सा एहसास। ये गेस्ट हाउस से ज़रा बाज़ार से हट कर था, सो अजीब सी खामोशी का सामान था। वो दिन भर की थकी हुई थी, सो जल्दी उठकर बिस्तर में चली गई थी। बाज़ल काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा था। वो गहरी नींद में थी जब इसे एहसास हुआ कोई इसके सीने को छू रहा है। एक नए लम्स का एहसास जो अजीब सा नशा तारी कर देने वाला था। एक हाथ जो इसके सीने की गर्मी को छूते हुए नीचे का सफ़र तय कर रहा था। परिवेश का वजूद अजीब से सरशारी से लबरेज हो रहा था और फिर इसे महसूस हुआ जैसे दो होंठ इसके सीने की तपश में पिघलते हुए दीवाना वार इसे चूमते हुए इसके पेट और फिर शलवार में छुपे दो होंठों से टकराए थे। एक सिसकी के साथ इसकी आंखें एकदम खुली थीं। कमरे में नीम तारीकी थी। इसकी निगाहों को अंधेरे से मायूस होने में वक्त लगा था। बाज़ल साथ सोया हुआ था। खिड़की से बाहर हल्की बारिश गिरने लगी थी। क्या वो ख्वाब था या बाज़ल? परिवेश को समझ नहीं आ रही थी। इसे अपने बदन पर दो होंठों का एहसास अभी तक हो रहा था। यह अजीब सा एहसास था, ऐसा एहसास जिसमें खौफ और लज़्ज़त दोनों ही थे। मगर वो क्या था, ख्वाब या बाज़ल या कौन? वो समझ नहीं पाई थी। सुबह की मध्यम रोशनी ने धुंध की चादर से झांका तो बाज़ल की आंखें नींद से खुल गईं। सामने का मंजर दिलफरेब था। वो गहरी नींद में सोई हुई थी। शरीर बालों की लिट चेहरे को चूम रही थी और इसकी गिरबान से इसका शोला बदन हुस्न दावत नज़ारा दे रहा था। बाज़ल ने गहरा सांस लिया और बिस्तर से उठ बैठा।
अगर वो इसे देखता रहता तो शायद वो अपने आप पर काबू ना रख पाता। वो खामोशी से उठकर बाहर आया और सिगरेट पीने लगा। पेरिस और न्यूयॉर्क की ज़िंदगी में इसका वास्ता बहुत सारी हसीनाओं से पड़ा था। औरत का बदन बाज़ल के लिए कोई नया नहीं था। वो सैकड़ों हसीनों के जिस्म का जाम पी चुका था, मगर वो गंधमी रंग की लड़की में अजीब सी कशिश था। बाज़ल वापस रूम में परिवेश को जगाने आया तो वो अब सीधी लेटी थी, बिस्तर की सलवटों पर बिखरा हुआ सांचे में ढला बदन, धड़कते हुए सीने की समुद्री लहरें। बाज़ल बेख्तियारी से आगे बढ़ा और इसके लबों पर लब पेवस्त कर लिए। क्या कर रहे हैं आप? इसे धक्का देती हुई वो बेदार हुई थी। जो मेरा हक है वही, वो सुकून से कहता हुआ दोबारा इस पर झुका था। परे हटें, ऐसे नहीं कर सकते हैं आप मेरे साथ। वो उठ बैठी थी। क्यों नहीं कर सकता हूँ? बाज़ल को इसका अंदाज़ बुरा लगा था। वो इसकी बीवी थी और ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे वो कोई अजनबी हो। बस नहीं कर सकते आप। बाज़ल आगे बढ़ा और इसके बाजुओं को पकड़ते हुए इसे अपने करीब किया और इसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम मेरी बीवी हो और मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। जी नहीं, वो बाज़ल के बाजुओं में कसमसा कर रह गई थी। बाज़ल ने जवाबन इसे बेड पर गिरा दिया था। मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत से पेश आ रहा हूँ और तुम इतना सब कुछ होने के बावजूद उल्टा मुझे ही नखरे दिखा रही हो। बाज़ल ने गुस्से से उसे देखा। आप मुझे छोड़ें। नहीं छोड़ूंगा। इसे मज़ीद अपने करीब करते हुए बाज़ल ने सख्ती से जवाब दिया था। आपको हो क्या गया है? बाज़ल को खुद समझ नहीं आ रही थी कि इसे क्या हो गया था। मुझे कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ है तुम्हें हुआ है, वो सर्द लहजे में कहता हुआ दूर हटा था। परिवेश जो उसके यूं करीब आने से निढाल हो रही थी, इसकी जान में जान आई थी। यकीनन रात भी बाज़ल ही था जो इसके सोते में इसके साथ कुछ कर रहा था। परिवेश को यकीन हो गया था। तुम मेरे सब्र का इम्तहान लेना बंद कर दोगी तो अच्छा होगा, बाज़ल ने इसे देखते हुए कहा था। परिवेश को समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। ना इसे अपने इनकार की समझ आ रही थी, ना बाज़ल के अंदाज़ की। वो उलझी थी। कुछ भी हो, मगर तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो बाज़ल। ओह रियली? इसने होंठ सुकेड़े और सर से पाँव तक इसका जायज़ा लिया। हाँ बिल्कुल। वो गुस्से से लाल हुई थी। अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरी जान। इसे पकड़कर करीब करते हुए वो हौले से इसके कान में बोला था, पीछे हटो वरना मैं शोर मचा दूंगी। बाज़ल ने जवाबन इसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में जकड़ा था। परी का बदन गोया सिमट कर इसके जलते हुए लबों पर आन ठहरा था। वो इसकी गिरफ्त में यूं थी जैसे कोई चिड़िया बाज के पंजों में जकड़ी हुई हो। तुम्हें हर चीज़ का डेमो दिखाना पड़ता है, वो इसके होंठों को आज़ाद करता हुआ बोला था। तुम गलत कर रहे हो बहुत। वो चलाई थी। अगर तुम्हारा इशारा तुम्हारे होंठों के जाम को पीने की गलती की तरफ है तो ऐसी गलतियों की अब आदत डालो सेनोरिटा। वो शौक़ी से कहता हुआ दरवाजे की समत बढ़ गया और परी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई थी। परिवेश की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो अकेले ही घूमने निकल गया था और अभी वापस आया था। रूम में दाखिल होते ही इसने 0 वाट का बल्ब जलाया। मोहतरमा पूरे बेड पर तकरीबन आड़ी तिरछी लेटी हुई ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी। होंठ भींजे हुए बाज़ल ने कोट कुर्सी पर फेंका और किचन में आया, जहां खाली फ्रिज इसका मुंह चढ़ा रही थी। क्या मुसीबत है यार, वो बड़बड़ाया था और बनाया हुआ वापस रूम में आया और जानबूझकर दरवाज़ा ज़ोर से पटक कर बंद किया। इसने आवाज़ पर एक आंख खोलकर इसको देखा था, मगर मजाल है कोई मज़ीद रद्द अमल दिया हो। काफ़ी देर वो बेड पर इसके आड़े तिरछे पड़े वजूद को देखता रहा।
मैं कहाँ लेटूँ अब, वो बना गया था। उफ, कहीं भी लेट जाऊँ। नींद में डूबी आवाज़ में बोली, कहाँ लेटूँ, बेड पर तो तुम बेहंगम तरीके से सो रही हो। इसके पाँव को पकड़कर घसीटकर इसे किनारे करते हुए वो तपा था। अभी इसे लेटे हुए 2 मिनट ही नहीं गुजरे थे कि हमेशा की तरह पहले इसकी टांग इसके ऊपर आई और फिर इससे पहले कि वो कुछ कहता मुसूफ़ा ने इसको कंधे को तकिया बना लिया था। इसे कोफ्त हुई थी। जागते हुए जब वो करीब आता था तब वो दूर होती थी और सोते हुए इसे खुद पता नहीं चलता था कि वो कहाँ पड़ी हुई है। वो इंतज़ार करते करते सो गया था कि कब वो इसे शांति से सोने देगी। सुबह अचानक ही इसकी आंख खुल गई थी। घड़ी पर नज़र पड़ते हुए वो बुरी तरह चौंका। 10 बजने वाले थे। वो जल्दी से उठा। परिविश, इसने आवाज़ दी। क्या मुसीबत है यार, क्यों चला रहे हो? वो अभी तक सो रही थी। इसका पारा चढ़ गया था। टाइम देखा तुमने? वो गुस्से में बोला। मैं क्यों देखूं? तुम्हें वक्त देखना नहीं आता है क्या? इतने बड़े हो गए हो। नींद में हाथ चलाते हुए इसने इसका मुंह ढूंढने की कोशिश की। वो पीछे हुआ। नींद में इसके बड़े बड़े नाखून इसकी आंख भी निकाल सकते थे। यार, मैंने क्या मुसीबत अपने गले में डाल दी है। उठो यार, हद हो गई है, इसे खींचते हुए वो बोला। जवाब में वो इसके बाजू से लिपटकर मज़ीद गहरी नींद में जाने लगी तो इसने बाजू खींचा। यार, मैं तुम्हारा शोर हूँ या तकिया तुम्हारा? कभी मेरे ऊपर पड़ी होती, कभी सर रखा हुआ होता मुझ पर, और जब मैं करीब आने की कोशिश करता हूँ तो इनकार करती हो। सोने दो ना, वो इसी हालत में बोली। वो इसे घूर कर रह गया था। अच्छा, जाते हुए एक सैंडविच और काफ़ी बना जाना मेरे लिए भी। वो कमरे से निकल रहा था जब वो पीछे से बोली। पहले मिल्क शेक बना दूँ? वो तंजिया बोला था। सच्ची में? इसकी आंखें पूरी तरह खुली थी अब। मैंगो वाला बनाना, चीनी कम डालना। और वो फ़ौरन तरकीब बताने लगी थी। वो मज़ीद रुका नहीं था। वहाँ धड़म से दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद करके जा चुका था। बाज़ल को ना तो परिवेश की समझ आ रही थी और ना अपनी। कभी वो खुद इसके पास आ जाती और कभी इसके करीब करने से भड़क जाती थी। सोते हुए वो इत्मीनान से इसके बाजू पर आ जाती थी। सोने के मामले में वो गधे घोड़े बेचकर सोने वाली थी। बाज़ल टेरेस पर खड़ा इसी उलझन में था कि वो क्या करे। ये तो इसके लिए औरत का जिस्म नया न था और ना ही औरत, मगर वो जो कशिश रखती थी अजीब थी। एक ऐसी हिवानी कशिश जो बाज़ल को इसके करीब आने के लिए बेताब करती थी। वो ना चाहते हुए भी इसकी तरफ झुकता था। बाज़ल को अभी तक अपने बदन से इसकी खुशबू फूटती महसूस होती थी। बाज़ल ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, मगर परिवेश का बर्ताव बाज़ल को तपा देता था। अगर वो बेगानी थी तो वो बेगानी बनी क्यों नहीं रहती थी? वो पल में तोला, पल में पाशा बन जाती थी। बाज़ल ना चाहते हुए भी इसके साथ ज़बरदस्ती कर लेता, जिसका बाद में इसे अफसोस होता था। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? जब बाज़ल को अंदाज़ा हुआ कि वो पीछे रह गई तो रुक गया था वो। आदत डाल रही हूँ बस, फीकी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब मिला। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें साथ चलना सीख जाना चाहिए? वो अब आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चल रहा था ताकि वो फिर इससे पीछे ना रह जाए। मैंने तो सीखा था, पर तुम्हें तेज़ चलने की आदत है हमेशा से। वो इससे कहना चाहती थी कि इसको पीछे छोड़ देने की आदत थी, मगर कह नहीं सकी। वो जानता ही कहाँ था कुछ परी के दिल के बारे में, मगर वो बिना कहे भी इसकी दिल की बात सुन लेता था। सो रुक गया। कभी कभी इंसान को अपनी जंगें खुद लड़ना पड़ती हैं। मैंने कोशिश तो की थी जब तुम यहाँ अकेला छोड़कर यूरोप चले गए, और तब से वहाँ तक मुझे किसी बूढ़े लालची से ब्याया जा रहा था। ना चाहते हुए भी वो कह गई थी। मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था कि मैं हमेशा तुम्हें बचाने के लिए मौजूद नहीं रहूँगा, और मैं आया तो सही, कम से कम ऐन वक्त पर मौजूद था। तभी तुम आज मेरी बीवी हो।
वो संजीदगी से कहता हुआ बेंच पर बैठ गया तो वो भी इसके साथ बैठ गई थी। वो अभी इसे देख रही थी। वो हमेशा इसे बचा लेता था और वो इस पर भरोसा करती थी हमेशा से ही, यहाँ तक कि इस बात से बेखबर वो दिल में क्या सोचती है। और वो भी बस इंसानी हमदर्दी के लिए शायद इसके हक़ में बोलता था, वरना इनके दरमियान कुछ भी था मगर मोहब्बत तो नहीं थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था वो इसके लिए किसी जगह मौजूद ना हुआ हो। फिर पता नहीं वो क्यों इसको मजबूत करने की कोशिश करता था, अपना दिफा करने की काबिलियत दान करने लगा था। वो चाहकर भी वैसा नहीं बन पाई थी, मगर वो इसे देखना चाहता था मजबूत और खुद एतमाद। इसके बाद वो हर जंग में चालों शाने चत गिरती चली गई। नहीं थी ये वो जानती, वो अच्छी वॉरियर नहीं थी। इसे अपने लिए या अपने हक़ के लिए कभी लड़ना आया ही नहीं। वो हर चीज़ कबूल कर लेती थी, यहाँ तक कि इसने इन अनचाहा साथी भी कबूल कर लिया था। और वो हर जंग जीतता आया था अपने हक़ के लिए। वो कोई भी जंग छेड़ सकता था, हर जंग के नताइज को अपने वॉरियर, और वो जानती थी वो बेहतरीन हक़ में बदल देने वाली है। हाँ, वो ऐसा ही था जिस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सके, जिसकी अलामत होती थी, और इसके लिए उस विक्ट्री मौजूदगी ही थी। डिफिएट शख्स की गैर मौजूदगी वो इसे हमेशा गिरने से पहले संभाल लेता था। मगर अब जब वो इतने सालों बाद आया, फिर अचानक इसका शोहर बन गया, वो समझ नहीं पा रही थी इसे क्या रद्द अमल देना चाहिए। जब वो पास आता था तो वो दूर भागती थी, और जब दूर जाता था वो इसे ढूंढने लगती थी। इतने सालों में कभी इसे बाज़ल का ख्याल ऐसे नहीं आया था। वो जानती थी और अब जाकर वो भूल गया होगा। यहाँ तक जब इसकी कॉल भी वहाँ से आती तब भी कभी बाज़ल ने परिविश के बारे में नहीं पूछा था, और अब वो आया और इसका शोहर बन गया था। कुदरत के खेल वो नहीं समझ पा रही थी। बाज़ल को अच्छे से याद था जब परिविश इसके घर आई थी, एक डरी सहमी लड़की जो अपने साए से भी खौफ खाती थी। बाज़ल को इसमें दिलचस्पी नहीं थी। वो जीन्स पहनी हुई मॉडर्न लड़कियों में रहता था, जबकि परिविश एक आम सी लड़की लगती थी इसे। मगर वो चाहता था कि वो बदल जाए, जो ज़माने के साथ नहीं बदलते। ज़माना इन लोगों के साथ बदलकर रौंद कर आगे निकल जाता है। बाज़ल के लिए इसमें इतनी कोई कशिश नहीं थी। तब वो इसकी मदद कर लिया करता था, और जहाँ इसे लगता परिवेश को इसकी ज़रूरत है वो वहाँ कोशिश करता था वहाँ मौजूद हो। अब वो शाह हैदर फैमिली की मेंबर थी, और बाज़ल चाहता था वो बर्ताव भी वैसे ही करे। यूरोप में इतने साल गुजार कर जब वो वापस आया तब भी वो वैसे ही थी, और फिर हालात ऐसे हुए कि वही लड़की अब इसकी बीवी बन चुकी थी। और बाज़ल चाहता था कि वो बदल जाए, कम से कम इतनी तो बदले कि वो इसके साथ चल सके। यहाँ पहाड़ों में आने का मकसद भी यही था कि परिविश की काउंसलिंग कर सके कुछ वो। मगर माहौल, सर्दी, तन्हाई बाज़ल के जज्बात को उभार कर इसे परिविश के करीब जाने पर मजबूर करते गए। वो गंदमी रंग की लड़की गंदम की तरह बाज़ल को अपना रिज़्क लगने लगी थी। वो ख्वाहिश करने लगा कि वो सर से पाँव तक इसे चूमकर हलकान कर दे, मगर परिविश के दफ़ाई अंदाज से वो चिढ़ जाता था। बाज़ल इसे जदीद माहौल में डालना चाहता, मगर वो अभी तक वैसे ही रहना चाहती थी। बाज़ल को समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे इसे बदल सकता था, और ऊपर से बाज़ल इसके बदन की ख्वाहिश में मुब्तला होता जा रहा था। ये जुनूनी कुर्बत क्या रंग लाता वो खुद नहीं जानता था। औरत का जिस्म पानी से बना होता है, इसे छुआ तो जा सकता है मगर पकड़ा नहीं जा सकता पिघले बगैर। इसके साथ बगलगीर नहीं हुआ जा सकता, इसके साथ पानी बनकर ही मिला जा सकता है। औरत के बदन तक पहुंचने का रास्ता इसके मन की पनगटियों में से एहसास वादियों को छूकर गुजरता है। बदनी शाहराहों के ज़रिए सीधे इसके बदन तक पहुंचने वाले
शाहसवार इसके मन से उतर जाते हैं। औरत का जिस्म पानी से बना होता है, इसको पाने के लिए पानी ही बनना पड़ता है। अगर कोई इसकी आँखों के खारे पानियों के समुद्रों में तैरने का हुनर जानता हो तो वो उसे 7 समुद्रों से भी आगे हैरानकुन जजीरों में और जादुई वादियों के लमस से आशना करवा सकती है। बदन की सरहदों से परे रूह की अथाह गहराइयों में ले जाती है, जहाँ सिर्फ हवा गुनगुनाती है और परिंदे सरसंगीत पर रक्स करते हैं। वो कहना आसमां कायनात के आसमान को छूते कसारों में ले जाती है, जहाँ सुकूत बोलता सुनाई देता है। दरो दीवार खामोश बदन की सरसराहट सुनते हैं। पहाड़ों की गोद से बहते झरनों की कुल रूपे कपकपी तारी करती है। वो ऐसी जन्नतमां सब्ज़ेली वादी में ले जाती है, जहाँ आप पहुंचकर गहरी चुप में खोकर फ़ज़ा में तैरने लगते हो। औरत को महज जिस्म समझने वालों, औरत की हंसी की फुहार में भीगने के लिए पहले इसकी आहों की टकोर करनी पड़ती है। अगर आप इसकी ज़िंदगी में फैले दुखों के जजीरों के साथ साथ चलते हो तो फिर वो आपको कोकाफ और कहकशां में उड़ा कर ले जाती है। औरत अनगिनत जीवन जीती है। हर जीवन की तह में उतरना हर मर्द के बस में नहीं होता। औरत के जिस्म समझकर मिलने वाले मर्द अमृत पीने की बजाय इसकी पहली तह के गदले पानियों में डूब मरते हैं। खोखली मर्दानगी के हुक्मरान औरत के वजूद की दहलीज के बाहर ही खड़े होकर अपनी जीत की भरम को पा लेते हैं। औरत को पाने के लिए जीतते हुए जर्नल की तरह नहीं, बल्कि किसी मुक़द्दस दरगाह पे ज़ियारत करने आए फ़कीर की तरह जूता उतार कर दहलीज पर बोसा देकर इसके पास आना पड़ता है। इसके मन के मुक़द्दस पानी में स्नान करके इसके गिर्द तवाफ़ करना पड़ता है। औरत तन से नहीं मन से जीती है। वो ज़िंदगी नहीं जज्बा जीती है। इसे पाने के लिए बंदा मुजस्सम मोहब्बत बनना पड़ता है। बाज़ल को भी शायद पानी बनना पड़ता। वो गहरी आँखों वाली उदास लड़की थी जिसके रूह पर घाव थे जो वक्त के साथ भरते। बाज़ल कोई जल्दी नहीं करना चाहता था, मगर वो अपनी बेख्तियार होते जज्बों में उलझ रहा था। वो चाहता था इसके गम बांट सके, मगर जब वो इसके सामने आती तो बाज़ल का दिल करता था इसे गले लगा ले। शायद मोहब्बत में गले लगाना ही हर मर्ज़ का इलाज होता होगा। वो इसे चूमना चाहता था, इतना कि इसकी रूह से हर गम दूर हो जाए। वो अपने लबों से इसकी रूह का हर दर्द खींच लेना चाहता, मगर वो अजीब सा बर्ताव करती थी जो बाज़ल को गुस्से और उलझन का शिकार कर देता था। मैं भी तुम्हारे लिए नाइट ड्रेस लाया हूँ। बाज़ल ने से ड्रेस पकड़ाया था। परवेश ने इसे खोल कर देखा। अस्तग़फिरुल्लाह, मैं ये कभी नहीं पहनूंगी। बाज़ल को वापस करते हुए वो बिगड़ी थी। चलो मैं खुद बना दूँगा फिर, शौक़ी से कहता हुआ इसके करीब आया। ख़बरदार, वो पीछे को हटी थी, मगर पीछे दीवार थी। वो इसके सामने खड़ा था, बिल्कुल करीब, इसकी आंखों में झांकता हुआ। तुम्हें निखरना चाहिए, संवरना चाहिए, मेरे लिए, अपने लिए। मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। ठीक हो, मगर इससे ज़्यादा बेहतर होना चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें मोहब्बत से समझाता हूँ, मगर तुम मुझे ज़बरदस्ती पर मजबूर करती हो। वो इसके बालों को कान के पीछे अटते हुए बोला था। परवेश के दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी थी। वो जब इसके पास आता था, परी का हाल अजीब सा हो जाता था। देखें, आप दूर होकर बात करें, मैं दूर होने के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूँ। मज़ीद इसके करीब होता हुआ मखमूर लहजे में बोला था। आप ठीक नहीं कर रही ये। वो मनमनाई थी। अगर बीवी को करीब करना और इसे मोहब्बत से संवारना ठीक नहीं तो मैं गलत ही अच्छा हूँ। देखिए, आप ऐसे जब करते तो मुझे बहुत अजीब लगते। आप दूर होकर भी बात कर सकते हैं। वो घबराई हुई थी। तो तुम शराफत से मेरी बात मान लिया करो। बाज़ल ने इसे देख रहा था।
घबराई हुई कांपती हुई पलकें और गुलाबी होंठ जो दांतों में दबा रही थी, पाज़ल ने बमुश्किल खुद को बहकने से रोका था। महबूबा की गुर्बत में बहका हुआ मर्द कितना खूबसूरत होता होगा, मगर वो बहकना नहीं चाहता। वो इसकी बीवी थी, मगर बर्ताव ऐसा करती थी जैसे वो अजनबी हो। तो तुम ये नहीं पहनोगी? नहीं, फिर मुझे तुम्हें ये ज़बरदस्ती पहनाना पड़ेगा। वो शौक़ी से इसे देखता हुआ मुस्कुराया था। आप ऐसा नहीं कर सकते। हम यहाँ पहाड़ों में अकेले हैं, सो जाने मन मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आजमा कर देख लो। वो संजीदगी से इसे देखने लगा था। परिवेश को लगा कि वो वाकई बहुत संजीदा है और इसका कुछ पता नहीं चलता था। कुछ दिनों में जैसे वो पेश आ रहा था वो अजीब था। ठीक है, मैं पहन लूँगी। परी ने वक्ती तौर पर हथियार डालने में ही आफियत समझी थी। वो पीछे हुआ। शुक्रिया बेगम। परी की जान में जान आई। वो अपनी कुर्बत से परी को भी हलकान करने लगा था और परी इसकी बाहों में बहकना नहीं चाहती थी।